नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। एक नई सुबह की शुरुआत के साथ हम हाजिर हैं मॉर्निंग प्राइम टाइम शो नया सवेरा को लेकर। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर। अगले 1 घंटे होगी देश और दुनिया की प्रमुख खबरों पर नजर, जिसमें मुख्य घटनाक्रम जो आज होने वाला है वो ये है कि पहलगाम आतंकी हमले को 1 महीना बीत चुका है और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीरभूमि राजस्थान के दौरे पर पहुंचने वाले हैं, जहां कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करने वाले हैं। बताएंगे आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विस्तृत से शेड्यूल। साथ ही साथ बात होगी आतंकवाद के खिलाफ भारत की कूटनीतिक मुहिम की। जी हां, 7 में से 2 प्रतिनिधि मंडल इस समय विदेश यात्रा पर है, जहां पहुंच चुका है वो जापान और यूएई। क्या रहेगा मकसद, कैसे होगा पाक का नापाक चेहरा बेनकाब, ये आपको बताएंगे। साथ ही साथ कल जिस तरीके से मौसम का मिजाज बदला है, ओलावृष्टि हुई है, कई जगहों पर बारिश हुई है, राहत तो जरूर मिली है गर्मी से, लेकिन जनजीवन जरूर अस्त व्यस्त हो गया है। उससे जुड़ी तमाम जानकारी भी आपको देंगे। अंतर्राष्ट्रीय खबरों की बात करें तो आपको बताएंगे कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और दक्षिण अफ्रीका के सिरिल रामाफोसा के बीच ये क्या हो गया, कैसे हुई, कहां सुनी, ये भी आपको बताएंगे। शुरुआत करते हैं नया सवेरा की सुबह की सुर्खियों के साथ। भारतीय रेल के लिए आज का दिन ऐतिहासिक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीकानेर से देश भर में पुनर्विकसित 103 अमृत स्टेशनों का करेंगे उद्घाटन। 26,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की भी करेंगे शुरुआत। पाकिस्तान पर आज से होगा भारत का जोरदार कूटनीतिक प्रहार। संजय झा अपने डेलीगेशन के साथ जापान पहुंचे, तो वहीं श्रीकांत शिंदे का समूह यूएई में आतंकवाद पर पाकिस्तान को करेगा बेनकाब। वक्फ संशोधन कानून के पक्ष में केंद्र सरकार की सुप्रीम कोर्ट में दलील। बोर्ड में गैर मुस्लिमों को शामिल करना जायज, कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर आज भी होगी बहस। व्हाइट हाउस में अमेरिका और दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति के बीच तनावपूर्ण बैठक। ट्रंप ने कहा दक्षिण अफ्रीका में मारे जा रहे हैं श्वेत किसान, वहीं रामाफोसा ने किया आरोपों का खंडन। और राजधानी दिल्ली समेत उत्तर और पश्चिम भारत में आंधी तूफान, बारिश और ओलावृष्टि, कई इलाकों में गिरे पेड़, कुछ उड़ानों पर भी हुआ असर। और नया सवेरा की टॉप हेडलाइंस के बाद अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत पुनर्विकसित किए गए 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 86 जिलों के 103 रेलवे स्टेशनों का उद्घाटन करेंगे। पीएम मोदी राजस्थान के बीकानेर में अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत पुनर्विकसित देशनोक स्टेशन के उद्घाटन के साथ बाकी अन्य स्टेशनों का भी उद्घाटन करेंगे। इसके साथ ही प्रधानमंत्री बीकानेर मुंबई एक्सप्रेस ट्रेन को भी हरी झंडी दिखाएंगे। अमृत भारत स्टेशन भारतीय रेलवे के आधुनिकीकरण की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। अमृत स्टेशन सुविधादायक होने के साथ साथ कनेक्टिविटी को बढ़ावा देंगे और हमारी शानदार संस्कृति का वाहक बनेंगे। इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी 26,000 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। इन परियोजनाओं में रेलवे, सड़क मार्ग, बिजली, पानी और नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र शामिल है। राजस्थान के बीकानेर के पलाना में एक सार्वजनिक समारोह को भी संबोधित करेंगे। अपनी बीकानेर यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देशनोक स्थित करणी माता मंदिर में दर्शन भी करेंगे। राजस्थान के बीकानेर से होने वाले कार्यक्रम को लेकर प्रधानमंत्री काफी उत्साहित है। सोशल मीडिया एक्स पर प्रधानमंत्री ने लिखा है कि भारतीय रेल के लिए ये दिन ऐतिहासिक और अविस्मरणीय होने जा रहा है। राजस्थान के बीकानेर में सुबह करीब 11:30 बजे अब तक रीडेवलप किए गए 100 से ज्यादा अमृत स्टेशनों के उद्घाटन का सौभाग्य मिलेगा। इनसे देशवासियों के लिए रेल का सफर और आसान होने वाला है। राजस्थान के अपने दौरे में कई और परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास का सुअवसर भी मिलेगा। इनमें अनेक सड़क परियोजनाएं भी शामिल हैं। इनसे जहां आवाजाही की सुविधाएं बढ़ेंगी, वहीं सीमावर्ती क्षेत्रों में हमारे डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर को भी और मजबूती मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजस्थान के दौरे पर रहने वाले हैं। इस दौरान प्रधानमंत्री देश को 103 अमृत भारत स्टेशनों की सौगात देंगे। उससे पहले कल रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव राजस्थान के देशनोक अमृत स्टेशन पहुंचे और व्यवस्थाओं का जायजा लिया।
स्टेशन पर तैयारियों की जायजा लेने के बाद रेल मंत्री ने कहा कि अगले 8 महीने में देश भर में 100 और अमृत स्टेशन तैयार किए जाएंगे। वहीं साल 2027 तक 500 स्टेशन बनकर तैयार हो जाएंगे। बहुत ही खुशी की बात है, बहुत ही हर्ष की बात है कि हमारे देश में 1300 स्टेशनों को नवनिर्मित करने का माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो संकल्प लिया है, उसमें पहला बैच 103 स्टेशंस का, उसका इनॉग्रेशन माननीय प्रधानमंत्री जी राजस्थान में देशनोक की इस पवित्र भूमि से, वीरों की इस भूमि से इनॉग्रेशन करेंगे। और ये पहला बैच है। अगले 8 महीनों में और 100 स्टेशन तैयार हो जाएंगे और 2027 तक 500 स्टेशन बन के रेडी हो जाएंगे। आपने देखा होगा हर एक जगह पे स्टेशन को यथासंभव लोकल आर्किटेक्चर, वहाँ की कला और लोगों के साथ मिलजुल के बनाने का एक प्रयास किया गया है। यहाँ पे देशनोक में आप देखेंगे पूरा आर्किटेक्चर, यहाँ पर हमारी इस पवित्र भूमि के जो आर्किटेक्चर है उसी स्थापत्य कला से बनाया गया है और हर जगह यात्रियों की सुविधा का विशेष ध्यान रखा गया है, चाहे वेटिंग एरिया हो, चाहे डॉर्मिटरीज हो, चाहे प्लेटफॉर्म्स की व्यवस्था हो, चाहे बाहर सर्कुलेशन एरिया हो, हर जगह यात्रियों की सुविधाओं पर विशेष ध्यान दिया गया है। प्रधानमंत्री आज पश्चिम रेलवे के 18 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का उद्घाटन करेंगे, जिसमें वडोदरा डिवीजन के 5 स्टेशन शामिल हैं। अवतरण, कोसांबा, करमसद, डाकोर और डेरोल स्टेशनों का सौंदर्यीकरण किया जा रहा है और किया भी गया है। वडोदरा डिवीजन के डीआरएम राजू भड़के ने दूरदर्शन से विशेष बातचीत में बताया कि सभी स्टेशनों पर आने वाले यात्रियों के लिए सभी सुविधाएं जुटाई गई है। इस प्रोजेक्ट में हमने ना सिर्फ इन स्टेशन का कायाकल्प किया है, स्टेशन का रंग रूप बहुत सुंदर तरीके से किया है, बट उसमें हमने ये ध्यान रखा है कि जो स्टेशन की ओरिजिनल आर्किटेक्चर है, यात्री आएंगे उसमें जो दिव्यांग यात्री भी आएंगे, उनको स्टेशन पे अंदर आते ही बुकिंग ऑफिस से लेके उनका विश्रामागृह, रुकने की जगह, वेटिंग हॉल, एफओबीज, उनका कवर्ड और प्लेटफॉर्म जहाँ पे वो लोग बैठ पाए, जिससे ट्रेन में जा पाएँ, उनकी बाकी सुविधाएं, प्लेटफॉर्म, उनके सरफेस प्लस उनकी पानी की सुविधाएं, हर सुविधा पे ध्यान दिया गया है। और इस समय ग्राउंड जीरो से हमारे संवाददाता बीकानेर से विशाल बैरिस्टो हमारे साथ जुड़ गए हैं। सीधा जानकारी उनसे ले लेते हैं। विशाल, आपसे जानना चाहेंगे कि अगर आज की बात करें तो पहलगाम आतंकी हमले को पूरा 1 महीना बीत चुका है और आज वीरभूमि से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हुंकार भरने वाले हैं और कई विकास परियोजनाएं देश को समर्पित करने वाले हैं। रेलवे के लिए आज एक बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि पिछले 11 सालों से हम देख रहे हैं कि रेलवे का जिस तरीके से सौंदर्यीकरण हो रहा है, आधुनिकीकरण हो रहा है, लेकिन संस्कृति को सहेज के भी एक तरफ रखा जा रहा है। भावना, सबसे पहले आपको सुप्रभात। मैं इस वक्त हूँ यहाँ पर देशनोक के रास्ते में और मेरे ठीक पीछे है सभा स्थल। सबसे पहले प्रधानमंत्री नाल एयरबेस पर उतरेंगे, उसके बाद उकरणी माता के दर्शन करने जाएंगे और फिर रेलवे स्टेशन पे पहुंच के वो 103 अमृत स्टेशनों का वो इनॉग्रेशन करेंगे। और ये इसलिए इम्पोर्टेंट है, आपने बात की संस्कृति की, तो राजस्थान वीरों की धरती है। बीकानेर वो इलाका है जिसका सीधा जो बॉर्डर है वो पाकिस्तान से जुड़ता है। तो इसमें एक पूरी गैलरी बनाई गई है जो राजस्थान के जो वीर हैं, जिन्होंने आजाद भारत में देश के लिए लड़ते हुए अपने प्राणों को न्यौछावर किया, ये तस्वीरें लगाई गई है। उन रणबांकुरों की एक छटा बिखेरी गई है जिसके अंदर मेजर शैतान सिंह जैसे परमवीर चक्र विजेता का नाम शामिल है। तो ये सिर्फ इसलिए है ताकि लोगों को ये पता चले कि किस तरह से ऑपरेशन सिंदूर में हमने पाकिस्तान के दांत खट्टे कर दिए, उसके छक्के छुड़ा दिए, उसको घुटनों पर आकर मांगना पड़ा कि प्लीज आप सीज फायर कर दो। और प्रधानमंत्री का पहलगाम अटैक के बाद इधर आना एक बहुत बड़ा संदेश है और ये संदेश पूरे देश में जाने वाला है। और इसलिए आज का ये जो इनॉग्रेशन, जिसमें 26,000 करोड़ की परियोजना है, जिसमें अमृत स्टेशन भी शामिल है, उसमें देशनोक का स्टेशन भी शामिल है, इसके अलावा और भी जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं उनका इनॉग्रेशन तो करेंगे ही, लेकिन आज जब वो जनसभा को संबोधित करेंगे तो पूरे सभा स्थल पे जो है देश प्रेम की भावना ओतप्रोत हो जाएगी। और प्रधानमंत्री का आना ही अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि जैसे वो नाल पे लैंड करेंगे, वो एक एयरबेस है
जहां से हमारे लड़ाकू जहाजों ने उड़कर पाकिस्तान में तबाही मचाई थी। हाँ, बहुत अच्छी जानकारी आप दे रहे हैं विशाल। इसके साथ साथ जिस तरीके से आपने बताया कि कई रेल परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करने वाले हैं बीकानेर की धरती से, तो और किन किन राज्यों को इस अमृत भारत योजना के तहत उनको फायदा मिलने वाला है, उनको लाभ मिलने वाला है? देखिए 18 अलग अलग राज्य हैं पूरे भारत के, और इसमें 80 से ज्यादा डिस्ट्रिक्ट जिले हैं जिसमें कि अमृत भारत योजना के तहत इनका वापस से इनको रीडेवलप किया गया है। और ये जो है इसलिए दिया जा रहा है ताकि देश के लोग ये जान सके, जो छोटे स्टेशन भी हैं वहां पर भी आपको कल्चर की झलक मिल सके और मॉडर्न फैसिलिटीज के साथ। कल हमने रेल मंत्री के साथ दौरा किया था और तमाम मॉडर्न फैसिलिटीज के साथ देशनोक का जो रेलवे स्टेशन है वो सुसज्जित है। देशनोक इसलिए इंपॉर्टेंट है भावना, मैं बता दूं आपको, पूरी दुनिया में देशनोक, अंग्रेजी में इसको रैट टेम्पल भी कहते हैं, पूरी दुनिया में करणी माता का यह मंदिर है जहां पर चूहों को पूजा जाता है। और यहाँ पर कहते हैं कि यहाँ पर एक चारण समुदाय है, चारण समुदाय का कोई भी व्यक्ति अगर मर जाता है तो वो चूहे के तौर पे उसका पुनर्जन्म होता है, जिसको काबा कहते हैं। तो ये एक ऐतिहासिक स्थल है, एक तीर्थ स्थल है जिसका निर्माण 16वीं शताब्दी में हुआ। और देशनोक से जब डायरेक्ट ट्रेन बॉम्बे की तरफ जाएगी, वीकली ट्रेन, उसके अलावा इंटर सिटी कनेक्टेड भी है ये, तो जाहिर सी बात है एक बड़ा पैगाम भारत सरकार रेल मंत्रालय के जरिए देना चाहता है कि रेल हमारी लाइफलाइन तो जरूर है लेकिन एम्बेसडर ऑफ कल्चर भी है। भावना, बिल्कुल। इसके साथ साथ आप बता रहे हैं विशाल की नाल एयरबेस भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाने वाले हैं, जहां जवानों के साथ मुलाकात करेंगे। इससे पहले हमने देखा था आदमपुर एयरबेस भी गए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जहां सेना के शौर्य और साहस को सलाम किया था। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नाल एयरबेस जाके जवानों से मुलाकात करेंगे, वहां उनकी पीठ थपथपाएंगे। बिल्कुल ठीक है आपने भावना, और मैं बता दूं कि आदमपुर एयरबेस की बात करिए जो पंजाब में स्थित है, नाल का जो एयरबेस है वो बीकानेर के अंदर है। बहुत स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड है ये एयरबेसेस और सीधे पाकिस्तान की सीमा पर ये एयरबेसेस बने हुए हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री जब लैंड करेंगे उनकी शुरुआत ही नाल एयरबेस से होगी, तो जहां पर वो जाकर अपने वीर सैनिकों से मुखातिब होंगे तो एक ही नारा होगा, हाउस द जोश। बिल्कुल, और जोश सिर्फ जवानों में ही हाई नहीं है, जोश हमारे नागरिकों में भी हाई है, क्योंकि जिस तरीके से तिरंगा यात्रा देश के कोने कोने में निकल रही है, वहाँ राष्ट्रीय एकता की अलख जगाई जा रही है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीकानेर में जो उनके कार्यक्रम होने वाला है उसमें 26,000 करोड़ रुपए की ये विकास परियोजना है। रेल के लिए एक महत्वपूर्ण दिन है, और कौन कौन से सेक्टरों के लिए आज का दिन महत्वपूर्ण है विशाल? भावना, देखिए सौर ऊर्जा को लेकर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स है और इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स है। रेल अपने आप में एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है, क्योंकि रेल कनेक्टिविटी के साथ साथ आपने जिस तरह से रीडिजाइन किया है, रीडेवलप किया है और अपने आपके स्थानीय कल्चर के साथ हर रेलवे स्टेशन को जोड़ा है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो ये जो पूरा अमृत भारत योजना है 2047 तक हमको किस तरह का भारत बनाना है, किस तरह का डेवलपमेंट लाना है, ये कदम दर कदम हम उसकी तरफ आगे बढ़ रहे हैं। और ये जो 103 स्टेशंस का आज इनॉग्रेशन होगा, देशनोक से वर्चुअली करेंगे प्रधानमंत्री, वो अपने आप में एक बहुत बड़ा माइलस्टोन होगा रेलवेज के लिए, क्योंकि मॉडर्न फैसिलिटीज के साथ वो तमाम सुविधाएं आपको लोकल लेवल पे, देशनोक बहुत बड़ा स्टेशन नहीं है लेकिन बावजूद इसके लोकल लेवल पे जब आपको इस तरह की मिलेगी फैसिलिटी, तो जाहिर सी बात है पैसेंजर के लिए एक बहुत बड़ी सहूलियत होगी। उसके साथ साथ ही ये जो जिस तरह से भारत बदल रहा है, नव भारत का निर्माण हो रहा है, उसमें जो लाइफलाइन ऑफ द कंट्री है उसको किस तरह से मॉडर्नाइज तौर पर डेवलप किया जाएगा, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ रेल के लिए आज का दिन महत्वपूर्ण क्यों कहें विशाल? आज राजस्थान की विकास यात्रा के लिए भी एक अहम दिन है, क्योंकि डबल इंजन की सरकार लगातार विकास के नए आयाम छूती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल ठीक है आपने, राजस्थान के लिए एक है और प्रधानमंत्री 2 साल में दूसरी बार यहाँ पर आ रहे हैं बीकानेर के अंदर, और जब भी प्रधानमंत्री आते हैं वो विकास परियोजनाओं का एक बुके प्रेजेंट करते हैं। तो रेल मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि देशनोक में बहुत पहले से डिमांड थी कि देशनोक एक इम्पोर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, उसके अलावा पिलग्रिम डेस्टिनेशन भी है। पिलग्रिमेज हो गया, टूरिज्म हो गया, डेवलपमेंट हो गया, स्टेट जहाँ पर आप कर रहे हैं उसके अलावा मैंने आपको बताया 18 डिफरेंट स्टेट्स के अंदर ये प्रोजेक्ट होगा। उसके अलावा और भी जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं उसका भी इनॉग्रेशन आज प्रधानमंत्री करेंगे या उसका शिलान्यास करेंगे। ये जो पूरा बुके है 26,000 करोड़ का है।
इसके साथ साथ जिस तरीके से देशनोक रेलवे स्टेशन में लिखा हुआ है बाहर कि देशनोक रेलवे स्टेशन में आपका स्वागत है, अपने आप में ये आपको वेलकम करता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन उसकी जो सौंदर्यीकरण की बात करें, संस्कृति की बात करें, अंदर किस किस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर में बदलाव किए गए हैं और सुविधाओं के लिहाज से क्या आधुनिकीकरण किया गया है ताकि यात्रियों की यात्रा सुगम हो और हमेशा यादगार रहे। ये बिल्कुल सटीक सवाल पूछा है भावना आपने, क्योंकि आप स्टेशन बना देंगे, फुटफॉल भी आ जाएगा, लेकिन आप फैसिलिटी क्या दे रहे हैं? तो मैं आपको बता दूं कि तमाम वो स्टेशन पे जो फैसिलिटीज हैं वो तमाम बड़े स्टेशनों पे जो पाई जाती है यहाँ पर पाई जाएगी। और जो इसका डेवलपमेंट किया गया बिल्डिंग का, वो एक बिल्कुल खास अंदाज में किया गया है, बीकानेर स्टाइल में किया गया है। देशनोक का जो करणी माता मंदिर है उसकी झलक आपको देखने को मिलेगी। गैलरी जो है अपने रणबांकुरों की, उनको ये समर्पित है। उसके अंदर तमाम जो हमारे परमवीर चक्र, महावीर चक्र और वीर चक्र जिनसे सम्मानित भारत के जो रणबांकुर है उनकी तस्वीरें यहाँ पर लगी हुई हैं। कौन कौन से उन्होंने वॉर में अपना योगदान दिया है और कब कब उन्होंने अपनी शहादत दी है, तो तमाम चीजें यहाँ पर जब देखने को मिलेगी तो सिर्फ एक ट्रेन पकड़ने का माध्यम नहीं रह जाएगा, बल्कि आपको अपनी संस्कृति से रूबरू कराने का भी जरिया होगा। बिल्कुल। विशाल, इस समय हमारे साथ एक और संवाददाता हमारे साथ जुड़ गया, लक्ष्य आ रहा है। लक्ष्य का रुख करेंगे। विशाल, उससे पहले आपसे पूछे कि सिर्फ और सिर्फ रेलवे के ये 103 अमृत स्टेशनों का पुनर्विकास नहीं हुआ है, रणनीति इससे आगे की है, सपने इससे और आगे देख रही है सरकार, और सरकार ये देख रही है कि आने वाले दिनों में 100 और स्टेशनों को ऐड किया जाएगा जिनका पुनर्विकास होगा, और फिर 2027 तक ये स्टेशनों की कुल संख्या जिनका पुनर्विकास करा जाना है वो 500 है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। 2027 तक, यानी कि अभी चल रहा है 25, अगले 2 सालों में 103 का आज कर रहे हैं, 500 तक पहुंचेगा। तो आप स्पीड देखिए कि कितनी तेजी से विकास हो रहा है। आज आप 100 प्लस पे है और 2 साल बाद आप सीधे 500 का आंकड़ा छू लेंगे। इतनी तेजी से तो कोई बल्लेबाज रन भी नहीं बनाता है 2020 के अंदर। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री ने एक ब्लूप्रिंट तैयार किया है। 2047 हमारे लिए एक एम है, 2047 हमारे लिए एक लक्ष्य है। उस तक पहुंचने के लिए आपको तेजी से काम करना होगा, और यही प्रधानमंत्री चाहते हैं कि 24/7 जिस तरह से वो देश के लिए सोचते हैं, देश के लिए काम करते हैं, प्रत्येक नागरिक को, युवा को प्रेरित करते हैं कि हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें आप कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। क्योंकि अगर आपकी लाइफलाइन अच्छी होगी, अगर आपका इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा, तो ही हमारी इकोनॉमी बेटर होगी और वैसे ही देश का विकास होगा। तो ये जो रेलवे स्टेशन बन रहे हैं, ये विकास यात्रा के अहम पड़ाव। बिल्कुल, विकास यात्रा के लिए एक अहम पड़ाव है। एक नया आयाम छूता हुआ आज देश नजर आएगा, क्योंकि आज देश को मिलने वाली है कई मायनों में उपहार, सौगात विकास परियोजनाओं के जरिए। विशाल, तमाम जानकारियों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरों के सिलसिले को जारी रखेंगे। आप देखते रहिए नया सवेरा। विभाग अनेक, कंप्लेंट बॉक्स 1। किसी भी सरकारी दफ्तर, विभाग या बैंक से जुड़ी शिकायत के लिए pgportal.gov.in पर जाएं, रजिस्टर करें, संबंधित विभाग चुनें, शिकायत दर्ज करें और ट्रैकिंग आईडी नोट करें। SMS या ईमेल पर एक्नॉलेजमेंट पाएं और शिकायत का जवाब सीधे मंत्रालय से प्राप्त करें। अब तक 1 करोड़ 12 लाख से अधिक भारतीयों ने भरोसा जताया। CP ग्राम्स, आपकी हर शिकायत का हल। अभी शिकायत दर्ज करें pgportal.gov.in। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और आपको बता रहे हैं कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान के दौरे पर रहने वाले, जहां कई विकास परियोजनाएं देश को समर्पित करने वाले हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। चेन्नई के सेंट थॉमस माउंट रेलवे स्टेशन की सूरत भी अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत पूरी तरह बदल गई है। योजना के तहत स्टेशनों पर बड़े बदलाव किए गए हैं। इसमें छायादार पिकअप और ड्रॉप ऑफ क्षेत्र उपलब्ध हैं। सभी यात्रियों के लिए आरामदायक बोर्डिंग और साथ ही दिव्यांगों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए डिजाइन किए गए
आधुनिक शौचालय शामिल है। स्टेशन के प्रवेश द्वार के साथ इसका नया अग्रभाग स्टेशन को आधुनिक रूप प्रदान करता है। कोच गाइडेंस डिस्प्ले बोर्ड यानी कि CGDB लगाए गए हैं। उन्नत सार्वजनिक घोषणा, PA प्रणाली और चमकदार साइनेज से यात्रियों को स्पष्ट और समय पर सूचना मिलेगी। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत प्रयागराज जिले के करछना रेलवे स्टेशन को विकसित किया गया है। इससे यात्रियों को आधुनिक सुविधाएं मिल सकेंगी। इन स्टेशनों की प्रमुख विशेषता ये आधुनिक डिजाइन के साथ स्टेशन में आधुनिकता और सुंदरता का नमूना है। विकसित करछना रेलवे स्टेशन यात्रियों को आधुनिकता और विकास का नया अनुभव प्रदान करेगा। ये स्टेशन न केवल यात्रियों की जरूरतों को पूरा करेगा बल्कि शहर के विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। उत्तर मध्य रेलवे में 9 स्टेशनों का अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत जो पुनर्विकास किया गया है उसका लोकार्पण माननीय प्रधानमंत्री द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 22 मई को किया जाएगा। यद्यपि उत्तर मध्य रेलवे के 46 स्टेशन हैं जिनका अमृत भारत योजना के अंतर्गत विकास किया जा रहा है, परंतु प्रथम चरण में अभी हमारे 9 स्टेशन हैं जिनमें जो यात्री सुविधा के कार्य, उसके सौंदर्यीकरण के कार्य, विकास के कार्य किए गए हैं, उनका लोकार्पण होने जा रहा है। और आइए अब बात कर लेते हैं भारत की आतंकवाद के खिलाफ कूटनीतिक मुहिम की। इस समय की बड़ी खबर यह है कि सांसद संजय कुमार झा के नेतृत्व में सांसदों के एक प्रतिनिधिमंडल ने टोक्यो स्थित भारतीय दूतावास में जापान में भारत के राजदूत सीबी जॉर्ज के साथ बैठक की है। दरअसल आपको बता दें, JDU सांसद संजय कुमार झा का डेलीगेशन 5 देशों की यात्रा पर जापान पहुंचा है। प्रतिनिधिमंडल के अन्य सदस्यों में भाजपा सांसद अपराजिता सारंगी और ब्रिजलाल, वरिष्ठ कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद, TMC सांसद अभिषेक बैनर्जी, CPIM के सांसद जॉन ब्रिटास और पूर्व राजदूत मोहन कुमार शामिल हैं। ये डेलीगेशन ऑपरेशन सिंदूर और आतंकवाद के खिलाफ भारत की जीरो टॉलरेंस वाली प्रतिबद्धता को जताने के लिए जापान के बाद इंडोनेशिया, मलेशिया, कोरिया और सिंगापुर का दौरा करेगा। तो आपको बता दें, संजय कुमार झा के नेतृत्व में ये जो डेलीगेशन है सांसदों का और राजदूत का, वो 5 देशों की यात्रा पर सबसे पहले जापान पहुंच चुका है, जहां ये सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल की बैठकों का दौर शुरू हो चुका है। और साफ रणनीति साफ है कि डिप्लोमेटिक मुहिम को और मजबूत करना है और आतंकवाद और पाक के खिलाफ डिप्लोमेटिक मुहिम को मजबूती देनी है। भारतीय राजदूत के साथ इस डेलीगेशन की मुलाकात हुई है। 5 देशों की यात्रा पर निकला है डेलीगेशन, जहां सबसे पहले वो जापान के टोक्यो में पहुंचा है, इसके बाद इंडोनेशिया जाएगा, मलेशिया जाएगा। ऐसे में 5 देशों की यात्रा करेगा और जो संदेश है वो साफ है कि भारत की आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति है और जो भी भारत के खिलाफ इस तरीके से आंख उठाएगा उसका यही हश्र होगा। और साफ संदेश ये देना कि ऑपरेशन सिंदूर में भारत की सैन्य कार्रवाई एक कूटनीतिक मुहिम के साथ सैन्य सफलता का भी बेहतरीन उदाहरण है। शौर्य और पराक्रम को सलाम दे रहा है ये ऑपरेशन सिंदूर, जहां आप तस्वीरों के जरिए ये देख रहे हैं कि ये डेलीगेशन टोक्यो पहुंच चुका है, जहां बैठकों का दौर शुरू हो गया है। और बैठकों में एक ही संदेश देना है भारत का इस डेलीगेशन के जरिए कि आतंकवाद और पाक का जो नापाक इरादा था, उसके जो मंसूबों थे, उसको ऑपरेशन सिंदूर के जरिए किस तरीके से पाकिस्तान को घुटनों पे लाया गया और दोनों तरफ से सैन्य कार्रवाई पर फिर रोक लगाई गई। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर की सफलता ये साफ तौर पर दर्शाती है कि आतंकवाद के खिलाफ भारत की जीरो टॉलरेंस नीति है और उसी का ही उदाहरण था ऑपरेशन सिंदूर। ये तस्वीरें जहां आप देख रहे हैं, भाजपा सांसद अपराजिता सारंगी मौजूद हैं और तमाम अन्य सांसद मौजूद हैं और ये प्रतिनिधिमंडल वहां पहुंच चुका है जापान में। 7 प्रतिनिधिमंडल में से 2 प्रतिनिधिमंडल, एक जापान पहुंच चुका है तो दूसरा UAE पहुंच चुका है। आप देख रहे हैं कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद तस्वीरों में है, अपराजिता सारंगी है, सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल है जिसमें भाजपा के सांसद और अन्य दलों के सांसद भी मौजूद हैं।
तो एक डेलीगेशन जो एक सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल जहां टोक्यो पहुंच चुका है, वहीं दूसरा प्रतिनिधिमंडल यूएई पहुंच चुका है। ये दोनों प्रतिनिधिमंडल अपने अपने विदेश दौरे पर निकल चुके हैं। अलग अलग देशों की ये यात्रा करेंगे प्रतिनिधिमंडल, और भारत का जो संदेश है वो दुनिया तक पहुंचाएंगे कि ऑपरेशन सिंदूर की सफलता किस तरीके से भारत को मिली, सैन्य कार्रवाई किस तरीके से भारत ने ये अंजाम दी, जिसमें प्रिसीजन और प्रोपोर्शनेट रिएक्शन के साथ भारत ने कार्रवाई की है। इंडियन एयर डिफेंस सिस्टम का बेजोड़ नमूना इस ऑपरेशन सिंदूर में देखने को मिला है। इसके साथ साथ बड़ी खबर यह भी है कि श्रीकांत शिंदे के डेलीगेशन भी यूएई पहुंच चुका है। सभी दलों के सांसद इसमें मौजूद हैं और ये तस्वीरें यूएई की तस्वीरें जहां पहुंच चुका है ये एक और डेलीगेशन, और यहां भी सांसद और अन्य जो नेता है वो यहां मौजूद है, अन्य दलों के नेता यहां मौजूद हैं। आप देख रहे हैं कि इस डेलीगेशन में भी सांसद हैं और राजदूत हैं, और ये यूएई में जाके ये संदेश देना कि भारत आतंकवाद के खिलाफ प्रतिबद्ध है और दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है। इस पूरी मुहिम को डिप्लोमेटिक मुहिम की मजबूती का एक उदाहरण माना जाएगा। आप देख रहे हैं इस डेलीगेशन में विभिन्न दलों के सांसद मौजूद हैं और ये वहाँ भी बैठकों का दौर शुरू हो चुका है। थिंक टैंकों से मुलाकात होनी है। भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज को आप देख रहे हैं। इसके साथ साथ इस सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल में भी सांसद मौजूद हैं और कई वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद हैं। तो डिप्लोमेटिक मुहिम की तरफ बढ़ता हुआ भारत, जहां हम देख रहे हैं कि पहले भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ डिप्लोमेटिक स्ट्राइक करी थी जब पहलगाम आतंकी हमला हुआ था। आज पहलगाम आतंकी हमले को पूरा 1 महीना हो चुका है और उसका बदला भारत ने लिया है ऑपरेशन सिंदूर के जरिए, जो अब दुनिया में यह संदेश पहुंचा रहा है और दुनिया के लिए एक केस स्टडी बन चुका है कि किस तरीके से भारत ने इस ऑपरेशन सिंदूर को बेहद ही कम समय में अंजाम दिया और संदेश दे डाला कि जो भी हमें छेड़ेगा उसको अब भारत छोड़ेगा नहीं। आगे बढ़ते हैं। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन में अपने समकक्ष लॉर्स लोके से मुलाकात की है। मुलाकात की तस्वीरें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर साझा करते हुए विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने बताया है कि कोपेनहेगन में विदेश मंत्री लॉर्स लोके से मिलकर बहुत खुशी हुई। आतंकवाद से निपटने में डेनमार्क की मजबूत एकजुटता और समर्थन वाकई सराहनीय रहा है। द्विपक्षीय संबंधों और वैश्विक मुद्दों पर हमारी व्यापक बातचीत हमारे संबंधों की मजबूती को दर्शाती है। तो विदेश मंत्री भी इस समय डेनमार्क के दौरे पर हैं, जहां कोपेनहेगन में अपने समकक्ष से उन्होंने मुलाकात की है और वहां पर भी एक कड़ा संदेश जाता हुआ, जहां हम देख रहे हैं कि भारत को देश ही नहीं दुनिया से भी समर्थन मिल रहा है और दुनिया का भी साफ यही संदेश है कि आतंकवाद के खिलाफ वे भारत के साथ खड़ा है। और विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने भी विदेशी जमीन पर जाकर ये संदेश साफ किया है कि किस तरीके से भारत की आतंकवाद के खिलाफ नीति है और जिसमें भारत एकजुटता के साथ आगे बढ़ा है। कोपेनहेगन में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने भारतीय समुदाय से भी मुलाकात की है। मुलाकात की तस्वीरें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए उन्होंने लिखा है कि कोपेनहेगन में भारतीय समुदाय के प्रतिनिधियों से मिलकर बहुत अच्छा लगा। वे डेनमार्क में भारतीय ध्वज को ऊंचा रखते हैं और इस देश में हमारी सकारात्मक छवि को आकार देते हैं। इस समय हमारे संवाददाता अखिलेश सुमन हमारे साथ जुड़ गए हैं। अखिलेश का रुख करेंगे। अखिलेश, हम देख रहे हैं कि सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल का विदेश दौरा शुरू हो चुका है। एक प्रतिनिधिमंडल टोक्यो पहुंच चुका है और एक प्रतिनिधिमंडल आपका यूएई पहुंच चुका है, जहां बैठकों का दौर शुरू हो चुका है और संदेश साफ है। ये डिप्लोमेटिक मुहिम को मजबूत करना है, ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को दुनिया तक पहुंचाना है। उसके साथ साथ आतंकवाद के खिलाफ हम देख रहे हैं कि पहलगाम आतंकी हमले के बाद दुनिया भारत के साथ खड़ी है। हाँ, देखिए, निश्चित तौर पे पहलगाम आतंकी हमले ने दुनिया को हिलाया है और दुनिया को इस कदर हिलाया है कि वो निरपराध लोग थे, सैलानी थे और सैलानियों की हत्या की गई इस तरीके से, नृशंस तरीके से, तो उसने पूरी दुनिया की मानवीयता को झकझोरा है।
और किस तरीके से पाकिस्तान इसमें संलग्न रहा है, और न सिर्फ इसमें बल्कि इसके पहले पुलवामा की घटना में, इसके पहले 26/11 की जो घटना हुई कि मुंबई में टेररिस्ट अटैक था, इन सारी चीजों की जानकारी जो है ये जो डेलीगेशन हमारा जा रहा है विभिन्न देशों में, इस सारी चीजों की जानकारी देगा। वो ये अभी बताएगा कि किस तरीके से जो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय है, अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, वो आतंकवाद के ये जो एपी सेंटर है पाकिस्तान, उसको उस पर लगाम लगाने में विफल रहे हैं। और अब समय आ गया है कि उस पर लगाम लगाया जाए, नहीं तो आगे आने वाले दिनों में यह खतरा, खास करके जब वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो रहा है, जो शक्ति संतुलन दुनिया की बदल रही है, ऐसे समय में अगर आतंकवाद के इस मदरशिप को नहीं समाप्त किया गया, उसमें टेररिस्ट पूरी जो ट्रेनिंग की व्यवस्था है, पूरे टेररिस्ट के नर्चरिंग की व्यवस्था है, उसको अगर नहीं खत्म किया जाएगा, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को, तो यह पूरी दुनिया में सभी देशों को खतरा है। और आप देख रहे हैं कि ये सारे कॉन्टिनेंट में साथ जो हमारी टीम है वो सारे कॉन्टिनेंट में जाएगी और सभी महत्वपूर्ण देशों को टच करेगी, चाहे वो पश्चिमी देश हो, चाहे वो पूर्वी देश हो, या रूस हो, या अमेरिका हो। सभी जो P5 के जो सिक्योरिटी काउंसिल के जो मेंबर हैं उनके यहाँ भी जाएगी, और जो अन्य जो अहम देश है उनके यहाँ भी जाएगी। तो निश्चित तौर पे यह कह सकते हैं कि बहुत बड़ा आउटरीच है भारत की तरफ से आतंकवाद को लेकर। दुनिया के किसी भी देश ने आतंकवाद को लेकर इस तरह की जो मुहिम नहीं छेड़ी, और भारत लगातार कहता रहा है कि आतंकवाद के खिलाफ एक बहुत ही कह सकते हैं कि मिलीजुली लड़ाई लड़ने की जरूरत है, क्योंकि आतंकवाद को कोई न कोई देश, उसकी सरकार, उसकी सेना समर्थन करती है। और जब किसी देश की सरकार और किसी देश की सेना समर्थन करने लगती है, तो उस आतंक का बहुत बड़ा खूंखार चेहरा सामने आता है, जिसे लोगों ने देखा है कि 9/11 में भी दिखा, और फिर 26/11 में भी दिखा, और दुनिया के कई देशों में स्पोरेडिक तरीके से आतंकवादी हमले होते हैं, और उसके बाद उसके तार किसी न किसी तरीके से पाकिस्तान के साथ जुड़े होते हैं। तो इन सारी चीजों की जानकारी जो है वो ये जो हमारा डेलीगेशन गया है, और अभी डेलीगेशन जो जाएगा, अभी एक मॉस्को भी डेलीगेशन जाएगा, आज ही निकलेगा वो, तो वो सारी चीजों की जानकारी दी जाएगी वहाँ के लोगों को, वहाँ के थिंक टैंक जो होंगे, वहाँ की स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी होंगे जो वहाँ माहौल बनाते हैं, अपने सरकारों पर भी दबाव बनाते हैं, अपने सरकारों को प्रभावित करते हैं। वहाँ के पॉलिटिकल क्लास, पार्लियामेंटेरियन, सांसद जो है उनसे मिलेंगे, वहाँ के मंत्रियों से मुलाकात होगी उनकी, और यहाँ तक कि वहाँ के मीडिया से भी मुलाकात करने की योजना है, और वहाँ के जो भारतीय समुदाय के लोग हैं उनसे भी मिलने की योजना है। तो निश्चित तौर पे कह सकते हैं कि बहुत बड़ा प्रयास है, और विदेश मंत्री एस जयशंकर भी अपने तरीके से खुद भी कई जगह जा रहे हैं। उन्होंने बहरीन के विदेश मंत्री को फोन किया, और जहां डेलीगेशन अभी हमारा जाने वाला है, और पहले ही उन्होंने फोन करके बहरीन के विदेश मंत्री को ये सारी चीजों की एक पूर्व जानकारी दी है कि हमारा एक डेलीगेशन जा रहा है, उससे आप बात करें, उसे समझे कि कैसे एक पहलगाम की घटना हुई और कैसे भारत ने उसका प्रतिकार किया। सिर्फ आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत ने किसी वहां के किसी नागरिक ठिकाने को हमला नहीं बनाया, वहां की किसी सरकार के खिलाफ युद्ध नहीं छेड़ा, आतंकवादियों के खिलाफ जरूर संघर्ष की घोषणा की, और उसको जो इंफ्रास्ट्रक्चर थे उसको नेस्तनाबूद किया। जी भावना। अभी तक 7 सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल में से 2 प्रतिनिधिमंडल विदेश यात्रा पर अपने अपने गंतव्य पर पहुंच चुका है। बाकी अगर 5 की बात करें तो उनका आगे का किस तरीके से यात्रा शुरू होगी, और वो कहां कहां पहुंचेंगे अखिलेश? देखिए, आज मॉस्को में पहुंचने की संभावना है एक डेलीगेशन की, और उसी तरह से 25 तारीख तक ये डेलीगेशन जाएगा विभिन्न देशों में। कुछ प्रोग्राम्स जो है वो टेंटेटिव बन रहे हैं, थोड़ा बहुत परिवर्तन भी हो रहा है। तो कह सकते हैं कि जो सारे कॉन्टिनेंट है दुनिया में, उन सारी जगहों पे जाएंगे, और सारी जगहों पे डेलीगेशन की तरफ से जो बातचीत होगी उसमें निश्चित तौर पे हमारा वहाँ जो दूतावास है, दूतावास के एक अधिकारी, राजदूत खुद भी उसमें शामिल रहेंगे। अपॉइंटमेंट लेने की सारी प्रक्रियाएं अमूमन पूरी हो गई है, तभी ये बनाया गया है। तो कह सकते हैं कि यह जो डेलीगेशन है वो सभी जगह जाके अपनी अपनी बातें कहेगा, और जैसा कि आप जानती हैं कि डेलीगेशन में ऑलमोस्ट इसका जो स्वरूप है वो सर्वदलीय है, और उसमें कुछ वरिष्ठ अधिकारी जो राजनयिक है, हमारे जो पुराने राजनयिक है जो रिटायर हो चुके हैं लेकिन काफी वरिष्ठ पदों पे रहे हैं, फॉरेन सेक्रेटरी जैसे हर्ष सिंगला जैसे फॉरेन सेक्रेटरी भी रहे, वो सारे लोग जाएंगे जिनको कि दुनिया की डिप्लोमेसी का अनुभव है, सरकारों से डील करने का अनुभव है, और किस तरह से उनके
उनके सामने इस बात को रखा जाए, ताकि एक बड़ा फलक दिया जाए। सिर्फ भारत अपनी लड़ाई नहीं लड़ रहा है, अब ये जो लड़ाई है ये दुनिया की लड़ाई भारत बनाने की कोशिश कर रहा है कि आतंकवाद के खिलाफ दुनिया को, संयुक्त राष्ट्र को, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को, और यहाँ तक कि जो वित्तीय संस्थाएं हैं, IMF और वर्ल्ड बैंक जैसी संस्थाएं, उन लोगों को भी प्रभावित करने की कोशिश की जाएगी इन देशों के माध्यम से, ताकि वो ऐसे लोगों को वित्त पोषित न करें जो आतंकवाद को सहयोग करते हैं, क्योंकि जो बहुत बड़ा खतरा इसके साथ साथ अखिलेश, कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हमेशा से विजन रहा है वसुधैव कुटुंबकम का, द वर्ल्ड इज वन फैमिली। पूरे विश्व को एक परिवार के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लेकर चलते हैं। ऐसे में अब जो डिप्लोमेटिक आउटरीच के जरिए ये एक सिलसिला आगे बढ़ा है, हमारी विदेश नीति को तो ये मजबूत करता ही करता है। साथ ही साथ अखिलेश, जहां आपको मैं रोकना चाहूंगी, इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है, वो हमारे दर्शकों तक पहुंचा देते हैं। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में एक इनकाउंटर, सिंहपोरा इलाके में आतंकियों को घेरा गया है। आज सुबह से ये मुठभेड़ शुरू हुई है और उस सुबह से मुठभेड़ शुरू होने के साथ साथ ये जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में ये इनकाउंटर चल रहा है, जहां सिंहपोरा इलाके में आतंकियों को घेरा। इससे पहले हमने देखा है कि शोपियान में 3 आतंकवादियों को मार गिराया था। उसके बाद लगातार ऑपरेशन चल रहे हैं, जहां जो घर में हमारे दुश्मन बैठे हैं उन पर किस तरीके से शिकंजा कसा जाए, उनको कैसे ध्वस्त किया जाए, उनको कैसे पकड़ा जाए और मार गिराया जाए। ऐसे में कुछ आतंकियों के छिपे होने की सूचना मिल रही है। इस समय सर्च ऑपरेशन जारी है और इस सर्च ऑपरेशन के जरिए सेना ने चारों तरफ से आतंकियों को घेर दिया है। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ का ये इलाका है जहां इस समय इनकाउंटर चल रहा है। आज सुबह से ये मुठभेड़ चल रही है और मुठभेड़ में सिंहपोरा इलाके में सेना ने आतंकियों को घेर लिया है। अभी ये सूचना मिलना बाकी है कि कितने आतंकियों के वहां छिपे होने की सूचना मिल रही है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं कि चट्रू इलाके के सिंहपोरा में आतंकियों को इस समय भारतीय सेना के जवानों ने घेर लिया है। सुबह सुबह से ये मुठभेड़ चल रही है सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच, जहां जम्मू के किश्तवाड़ के चत्रू में ये आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच ये मुठभेड़ चल रही है। एनकाउंटर इस समय चल रहा है, सर्च ऑपरेशन चल रहा है, दोनों ओर से इस समय गोलीबारी की जा रही है और भारतीय सेना लगातार तत्पर है और लगातार सतर्कता से आगे बढ़ते हुए काम कर रही है। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ का ये इलाका है और हमारे संवाददाता अंकुश शर्मा इस समय हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। आइए उनसे ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। अंकुश, क्या है ताजा अपडेट? देखिए, आज सुबह ही ये जानकारी सामने आई थी कि किश्तवाड़ के सिंहपुरा इलाके में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ शुरू हुई है। और मैं आपको जानकारी देना चाहूंगा कि ये इलाका जो है किश्तवाड़ में है और छात्रू का इलाका है, जो कि एक विलेज का इलाका पड़ता है। और यहाँ पर आतंकियों के छिपे होने की जानकारी, जो सूचना है वो आर्मी को और ज्वाइंट ऑपरेशन चल रहा है जिस तरह से, तो उनको ये जानकारी मिली। उसके आधार पर यहाँ पर कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन चलाया गया और जिस समय ये सर्च ऑपरेशन लॉन्च किया गया उसके बाद इन आतंकवादियों के साथ एक कनेक्शन इस्टेब्लिश हुआ, जिसमें दोनों ओर से इस समय फायरिंग चल रही है। लेकिन आपको ये जानकारी भी यहाँ पर देना चाहेंगे कि 3 से 4 आतंकवादी यहाँ पर छिपे हो सकते हैं, ऐसी सोर्सेज के हवाले से जानकारी मिल रही है। और सुबह से ही यहाँ पर फायरिंग चल रही है। और मैं आपको ये भी जानकारी देना चाहूंगा कि 22 अप्रैल के बाद ही पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद जिस तरह से आर्मी हो, सीआरपीएफ हो या फिर पुलिस हो, सभी की ओर से ज्वाइंट ऑपरेशन जगह जगह पर चलाए जा रहे हैं ताकि आतंकवादियों को ढूंढकर निकाला जा सके। इससे पहले हमने देखा शोपियान में 3 आतंकवादियों को ढेर किया, अवंतीपुरा के त्राल में 3 आतंकवादियों को ढेर किया, वहां पर भी सर्च ऑपरेशन चला, मुठभेड़ चली जिसमें भारतीय सेना को बड़ी सफलता मिली। आज सुबह से किश्तवाड़ में ये मुठभेड़ जारी है। ऐसे में भारतीय सेना सतर्कता के साथ काम कर रही है। अंकुश, इसके साथ अगर उसकी ज्योग्राफिकल और टोपोग्राफिकल लोकेशन की बात करें किश्तवाड़ की, तो किस तरीके का इलाका है? देखिए, आतंकवादियों के छिपे होने की हमेशा आशंका यही रहती है कि आतंकवादी ऐसी जगहों को टारगेट करते हैं छिपने के लिए जो कि टेरेन उस तरह की हो जहां पर जंगल का इलाका हो, घना इलाका हो, ताकि आतंकवादी वहां पर शरण ले सके। लेकिन जिस तरह से मैंने आपको बताया और आपने भी जिक्र किया कि किस तरह से कश्मीर घाटी में भी एक के बाद एक ऑपरेशन चलाए गए और उसके बाद यही उसी कड़ी में अब आगे इसको बढ़ाते हुए जो जम्मू कश्मीर की सिक्योरिटी फोर्सेज हैं वो लगातार कोशिश कर रही हैं कि जहां जहां पर भी ये आतंकवादी छिपे हुए हैं वहां से इनको ढूंढ कर निकाल कर मारा जाए। और यही वजह है कि आज जो ये
सुबह किश्तवाड़ में इनकाउंटर शुरू हुआ है, ये भी उसी कड़ी का एक हिस्सा है, ताकि आतंकवाद को पूरी तरह से जम्मू कश्मीर से खत्म करना है। जिस तरह से भारत एक नई नीति पर चल चुका है कि जीरो टॉलरेंस और आतंकवादियों को खत्म करना है, ये उसी का एक हिस्सा है। और देखना बहुत ज्यादा जरूरी होगा कि जो ये आतंकवादी हैं कब तक न्यूट्रलाइज होते हैं, और 3 से 4 आतंकवादियों के छिपे होने की आशंका इस समय जताई जा रही है। कब से पूरा सर्च ऑपरेशन चल रहा है और मुठभेड़ में क्या किसी जवान के भी घायल होने की खबर आ रही है अंकुश? देखिए, अभी तक हमारे पास ऐसी कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं सामने आई है, और जब इस तरह की कोई ऑफिशियल जानकारी सामने आएगी तो हम अपने दर्शकों के साथ जरूर साझा करेंगे। फिलहाल आर्मी की तरफ से ऑफिशियली इसकी कोई भी पुष्टि नहीं की गई है कि कोई आतंकवादी मारा गया है या फिर कोई जवान इसमें घायल हुआ है। उसके लिए भावना हमें थोड़ा और इंतजार करना होगा। बिल्कुल अंकुश, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल तमाम जानकारियों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नया सवेरा में आगे बढ़ते हैं। वक्फ संशोधन कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में आज भी सुनवाई जारी रहेगी। इससे पहले कल केंद्र की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि इस कानून से सरकार बहुत पुरानी समस्या को खत्म कर रही है, जिसकी शुरुआत 1923 में हुई थी। उन्होंने कहा कि सरकारी जमीन पर किसी का हक ना हो सकता, फिर चाहे वो वक्फ बाय यूजर के आधार पर ही क्यों ना हो। मेहता ने आगे कहा कि अगर कोई जमीन सरकारी है तो सरकार को उसे वापस लेने का पूरा हक है, फिर भले ही उसे वक्फ संपत्ति घोषित कर दिया गया हो। उन्होंने ये भी दलील दी कि वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम सदस्य होने से कोई असर नहीं पड़ेगा। और अब बात कर लेते हैं मौसम के मिजाज की, जहां दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत के कई राज्यों में कल रात तेज आंधी तूफान और बारिश के साथ ओले गिरे। इससे दिन भर की चिलचिलाती गर्मी से राहत जरूर मिल गई, लेकिन आफत बनकर भी ये बरपी है बारिश, क्योंकि आंधी इतनी तेज थी कि लोगों को सड़कों पर अपनी गाड़ियां रोकनी पड़ी। तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं कि दिल्ली के अलग अलग इलाकों की ये तस्वीरें, जहां गीता कॉलोनी, मिंटो रोड, लोधी रोड, मूर्ति रोड, जनपथ, कश्मीरी गेट, इन सभी इलाकों में तेज बारिश हुई है। तेज बारिश के बाद ट्रैफिक जाम की समस्या एक तो पैदा हो गई, उसके साथ साथ आंधी इतनी तेज थी कि कई पेड़ गिर गए सड़कों पर, जिसके वजह से आवाजाही प्रभावित हुई, जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया और ट्रैफिक को डाइवर्ट करना पड़ा, क्योंकि कई जगहों पर पेड़ गिरे हुए नजर आए। करीब करीब 80 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से ये हवाएं चल रही थी कल तेज आंधी और तूफान के साथ, जहां कई जगहों पर बारिश हुई, ओलावृष्टि भी हुई और दिल्ली के ये तमाम अलग अलग इलाके जहां जनजीवन बुरी तरीके से प्रभावित हुआ। पेड़ टूटे हुए नजर आए, खंभे गिरे हुए थे, साथ ही साथ उड़ानों पर भी असर साफ तौर पर देखने को मिला। वहीं मेट्रो के कुछ रूट पर ओवरहेड इलेक्ट्रिक लाइन को भी नुकसान पहुंचा है। अब बात कर लेते हैं दिल्ली के बाद महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र के कई हिस्सों में भी बारिश हो रही है। खास तौर पर मुंबई और पुणे में बारिश के कारण सड़कों पर आवाजाही काफी मुश्किल हो रही है। कल मुंबई के भिवंडी, ठाणे, अंबरनाथ, कल्याण, शाहपुर में भी तूफानी हवाओं के साथ भारी बारिश हुई है। तस्वीरों के जरिए आप देख रहे हैं नवी मुंबई, ईस्टर्न एक्सप्रेसवे, किंग सर्कल और मुंबई की ये तस्वीरें, जहां महाराष्ट्र में झमाझम बारिश इस समय हो रही है। वहां पर भी जनजीवन बुरी तरीके से प्रभावित हुआ है और द सिटी ऑफ ड्रीम्स और जिसे कहते हैं मुंबई, वहां जल भराव की स्थिति पैदा हो गई। ट्रैफिक जाम की समस्या शाम को बहुत ज़्यादा हो गई, जहां घंटों घंटों गाड़ी चालक, बस चालक, दोपहिया वाहनों को घंटों वेट करना पड़ा। देरी के साथ वे अपने घर पहुंचे और महाराष्ट्र में भी इस समय भी लगातार बारिश हो रही है। उत्तर प्रदेश के आगरा में तेज आंधी के बाद आई बारिश के चलते शहर में कई जगह पेड़ और खंभे गिर गए। आंधी की वजह से शहर की बिजली आपूर्ति भी प्रभावित हुई, साथ ही शहर के ट्रैफिक पर भी ब्रेक लग गया। तो आगरा में भी तेज आंधी के साथ बारिश हुई है। बारिश के बाद ये तस्वीरें, जहां सुबह सुबह पेड़ गिरे हुए नजर आए, वहीं कई खंभे भी गिरे हुए थे और जिससे ट्रैफिक को डाइवर्ट करना पड़ा। रात में बहुत ज्यादा भीषण आंधी तूफान आने के कारण बहुत सारे पेड़ टूट गए और बहुत सारी पुल की रास्ताएं बंद कर दी गई। नुकसान तो बहुत हुआ है। अगर यहाँ कोई होता तो उसमें आदमी दब जाता। वो इतनी तेज आया है कि आप खुद देख सकते हो। तो वो दिन का नहीं था, दिन में तो नीचे बच्चे खेलते हैं, रात को नीचे, और रात का था, ये रात को गिर गया, नीचे तो पेड़ टूट गए सामने।
वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद होगा हमारा खास सेगमेंट अखबारों की सुर्खियां। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। विभाग अनेक, कंप्लेंट बॉक्स 1। किसी भी सरकारी दफ्तर, विभाग या बैंक से जुड़ी शिकायत के लिए pgportal.gov.in पर जाएं, रजिस्टर करें, संबंधित विभाग चुनें, शिकायत दर्ज करें और ट्रैकिंग आईडी नोट करें। एसएमएस या ईमेल पर एक्नॉलेजमेंट पाएं और शिकायत का जवाब सीधे मंत्रालय से प्राप्त करें। अब तक 1 करोड़ 12 लाख से अधिक भारतीयों ने भरोसा जताया। सीपी ग्राम्स, आपकी हर शिकायत का हल। अभी शिकायत दर्ज करें pgportal.gov.in। ब्रेक के बाद नया सवेरा में एक बार फिर आपका स्वागत और वक्त हो चला है अब हमारे खास सेगमेंट अखबारों की सुर्खियां जानने का। अखबारों की सुर्खियां जानने के लिए सीधा लिए चलते हैं आपको हमारे स्टूडियो, जहां मौजूद है मेरी सहयोगी संध्या शर्मा। संध्या, सुप्रभात। आज के अखबारों की बात करें तो वो कौन से विभिन्न क्षेत्रों की खबरें हैं जो अखबारों के अलग अलग पन्नों में आज प्रकाशित की गई हैं? सुप्रभात भावना। अखबारों की शुरुआत करते हैं हरिभूमि अखबार के पहले पेज पर प्रकाशित इस खबर के साथ, जो बता रही है कि पाकिस्तान की पोल खोलने के लिए विदेश यात्रा पर निकले 2 सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल। जेडीयू नेता संजय कुमार झा और शिवसेना शिंदे नेता श्रीकांत एकनाथ शिंदे की अगुवाई वाले ये प्रतिनिधि मंडल हैं। और आपको बता दें कि पहलगाम हमले और उससे पहले कई बार भारत के खिलाफ आतंकवाद का खूनी खेल खेलने वाले पाकिस्तान की असलियत दुनिया के सामने अब भारत का ये सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल रखेगा। इसे आज हरिभूमि अखबार ने पहले पेज पर लिया है। अन्य अखबारों में भी एक खबर है। साथ ही साथ एक और साथ में कॉलम है जिसमें बताया है कि तनाव के बीच पाकिस्तान के खिलाफ भारत ने किस तरह से 2 बड़े एक्शन लिए हैं। पहलगाम हमले के जवाब में किए गए ऑपरेशन सिंदूर के बाद से जिस तरह से तनावपूर्ण हालात बने, उसको देखते हुए बलूचिस्तान प्रांत के खुजदार में एक स्कूल बस में हुए भयंकर विस्फोट के मामले में भारत पर दोषारोपण करने के लिए कड़ी फटकार भारत की तरफ से लगाई गई। वहीं दूसरी बात करें तो नई दिल्ली में पाकिस्तान उच्चायोग के एक अधिकारी को अपने कार्यक्षेत्र से बाहर जाकर संदिग्ध गतिविधियों में शामिल होने के लिए अवांछित व्यक्ति घोषित कर उसे 24 घंटे के अंदर देश छोड़ने के निर्देश दिए गए हैं। तो भारत की तरफ से ये एक और बड़ी कार्रवाई। अगली खबर का रुख करते हैं। आपको बताएं कि भाखड़ा बांध के पानी के बंटवारे को लेकर पंजाब और हरियाणा के मध्य जिस तरह से गतिरोध हो रहा, उसे केंद्र ने बांध को एक आतंकवाद रोधी सुरक्षा प्रदान करने के लिए सीआईएसएफ के 296 कर्मियों की टुकड़ी को मंजूरी दी है, जो कि अब तैनात रहेंगे। आपको बताएं कि केंद्र ने बांध पर आतंकवाद रोधी सुरक्षा प्रदान करने के लिए ये मंजूरी दी है। तो इस खबर को भी आज राष्ट्रीय सहारा अखबार ने प्रमुखता के साथ लिया है। अगली खबर की बात करें, दैनिक जागरण अखबार ने इस खबर को आज पहले पेज पर लिया है। अन्य अखबारों में भी पहले ही पेज पर यह खबर है जो बता रही है कि वक्फ एक इस्लामी अवधारणा है, इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा नहीं, ये केंद्र की तरफ से कहा गया। आपको बता दें कि वक्फ संशोधन कानून का केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में बचाव करते हुए ये बातें कही है। साथ ही ये भी कहा कि कोई भी व्यक्ति सरकारी जमीन पर वक्फ का दावा नहीं कर सकता और किसी भी जल्दबाजी में ये कानून नहीं लाया गया। तो तमाम अपनी तरफ से किस किस तरह की दलीलें पेश की गई, उसे आज इस खबर में प्रकाशित किया गया है। अगली खबर आपको बताएं कि तूफानी हवाओं ने किस तरह से कल रात तांडव मचाने का काम किया, उसे आज अखबारों ने पहले पेज पर लिया है। आफत के साथ हिंदुस्तान अखबार ने बताया कि दिल्ली एनसीआर में 6 लोगों की मौत और कई जगह पर पेड़ खंभे उखड़े, ट्रेन, मेट्रो और उड़ानें भी प्रभावित हुई हैं। तस्वीरों के साथ खौफनाक मंजर के साथ इस खबर को लिया गया है, जिसमें 79 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दिल्ली के सफदरजंग में हवा चली और 11 विमानों को डाइवर्ट करना पड़ा। 2 दर्जन से अधिक रेलगाड़ियां भी इसकी वजह से प्रभावित हुई हैं। तो इस खबर को भी आज प्रमुखता के साथ लिया गया है। एक और खबर आपको बताते हैं जिसे जनसत्ता अखबार ने पहले पेज पर लिया है और बताया कि न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा मामले में पहले राष्ट्रपति व प्रधानमंत्री के पास जाएं। ये जलते नोट सुलगते सवाल के साथ इस खबर को लिया है, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने प्राथमिकी की याचिका खारिज करते हुए ये बात कही है। आपको बताएं कि न्यायमूर्ति अभय एस ओका और न्यायमूर्ति अज्वल भुइया की पीठ ने कहा है कि प्रधान न्यायाधीश ने जाँच कमेटी की रिपोर्ट जो है वो राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को भेजी है और याचिकाकर्ता अगर चाहें तो कार्रवाई के लिए उन्हें ज्ञापन दे सकते हैं। चलते चलते एक और खबर
खबर आपको बता देते हैं, जिसे नवभारत टाइम्स अखबार ने अपने पहले पेज पर लिया है और बताया ऐतिहासिक कॉलम के साथ 1990 से 2023 के बीच लिखी गई 12 कहानियों के संग्रह को सम्मान मिला है। किस तरह से, आपको बताएं कि बानू की हार्ट लैंप ने इंटरनेशनल बुकर का पुरस्कार जीता है और ये पुरस्कार जीतने वाली वो पहली कन्नड़ महिला हैं। तो इस खबर को भी आज अखबारों ने पहले पेज पर प्रकाशित किया है। और ऐसी दुनिया में जो अक्सर हमें बांटने की कोशिश करती है, साहित्य उन खोई हुई पवित्र जगहों में से एक है जहां हम एक दूसरे के मन में रह सकते हैं, भले ही कुछ पन्नों के लिए ही क्यों ना हो। ये बात बानू मुश्ताक ने कही है, तो उनकी बात को भी आज लिया गया। तो अलग अलग क्षेत्रों की अगर बात करें तो आज के अखबारों ने इन खबरों को समाहित किया है। अलग अलग क्षेत्रों की खबरों को इतने कम समय में हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए संध्या, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं, अब देख लेते हैं दुनिया भर की कुछ खास खबरें। उत्तर कोरिया से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। यहाँ युद्धपोत की लॉन्च सेरेमनी के दौरान भीषण हादसा हो गया है। खबर है कि समारोह में किम जोंग उन भी मौजूद थे और उनके सामने उत्तर कोरिया का 5000 टन वजनी युद्धपोत डूब गया। किम जोंग उन ने इस पूरे हादसे को क्रिमिनल एक्ट बताया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को व्हाइट हाउस में दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा द्वारा श्वेत नरसंहार और भूमि अधिग्रहण के विस्फोटक झूठे दावों का सामना करना पड़ा। ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरागची ने कहा है कि अमेरिका के साथ परमाणु समझौतों पर अप्रत्यक्ष बातचीत के अगले दौर से पहले उनका देश विचार विमर्श कर रहा है। और इन अंतर्राष्ट्रीय खबरों के बाद आइए अब बात कर लेते हैं कारोबार जगत की। सोशल मीडिया के जरिए स्टॉक मार्केट में बढ़ते फ्रॉड को लेकर सेबी ने निवेशकों को सतर्क किया है। कहा है कि केवल पंजीकृत इकाइयों या ऐप के जरिए ही करें ट्रेडिंग। साथ ही सेबी ने कहा है कि सोशल मीडिया के बढ़ने से जानकारी शेयर करने और जुड़ने का तरीका बदल गया है। कुछ संस्थाएं सोशल मीडिया का इस्तेमाल भोले भाले निवेशकों को लुभाने और धोखा देने के लिए कर रही है। कृषि क्षेत्र में सुधार और शुद्ध परोक्ष पर संग्रह में तेज बढ़ोतरी से वित्त वर्ष 2024-25 की चौथी तिमाही में देश की जीडीपी विकास दर 7.2% रहने का अनुमान है। बार्कलेज की एक रिपोर्ट में किया गया ये दावा। घरेलू एयरलाइन इंडिगो की पेरेंट कंपनी इंटरग्लोब एविएशन का मुनाफा वित्त वर्ष 25 में घट गया है। वित्त वर्ष 20 से 25 में 11.19% कम होकर ये 7,258.4 करोड़ रुपए रह गया है, जो कि वित्त वर्ष 2024 में 8,172.5 करोड़ था। सोने की कीमतों में एक बार फिर से दिखी तेजी। बुधवार को 24 कैरेट के सोने के दाम में 1500 रुपए से अधिक की वृद्धि दर्ज। केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री एच.डी. कुमारस्वामी ने पीएम ई ड्राइव योजना के तहत ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के कार्यान्वयन की समीक्षा के लिए एक इंटर मिनिस्ट्रियल कोऑर्डिनेशन मीटिंग की अध्यक्षता की। खबरें होंगी अब खेल जगत से हमारे खास सेगमेंट स्पोर्ट्स ट्रैक में। हरियाणा की एक और उभरती प्रतिभा कनक ने जर्मनी के सुहल में चल रहे अंतर्राष्ट्रीय शूटिंग खेल महासंघ जूनियर विश्व कप में भारत को पहला स्वर्ण पदक दिलाया। कनक ने 24 शॉट वाली 8 महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में फाइनल में 239.0 अंक हासिल किए। उन्होंने मोल्दोवा की अन्ना डोल्स को 1.7 अंकों के अंतर से हराया। अन्ना डोल्स 2 बार की ओलंपियन और मौजूदा यूरोपीय चैंपियन है। भारत के एच.एस. प्रणॉय और किदाम्बी श्रीकांत समेत पुरुष खिलाड़ियों ने मलेशिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में शानदार शुरुआत की है। प्रणॉय ने जापान के 5वीं वरीयता प्राप्त केंटा निशिमोतो को 19-21, 21-17, 21-16 से हराया। अब उनका सामना जापान के यूशी तनाका से होगा। मलेशिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में 2 बार के ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु पहले दौर में हारकर बाहर हो गई।
इंग्लैंड के तेज गेंदबाज जोफ्रा आर्चर दाएं अंगूठे की चोट के कारण वेस्टइंडीज के खिलाफ आगामी 3 मैचों की वनडे सीरीज से बाहर हो गए हैं। इंग्लैंड और वेल्स क्रिकेट बोर्ड ने इसकी पुष्टि की है। आइए अब बात कर लेते हैं बीकानेर के करणी माता मंदिर की, जहां आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दर्शन करने वाले हैं। प्रसिद्ध करणी माता मंदिर के लिए मशहूर बीकानेर का छोटा सा शहर देशनोक प्रधानमंत्री की मेजबानी के लिए पूरी तरह से तैयार है। ऑपरेशन सिंदूर की जबरदस्त सफलता के बाद प्रधानमंत्री देशनोक रेलवे स्टेशन के साथ 103 अमृत स्टेशनों सहित विकास परियोजनाओं का गुलदस्ता भेंट करने वाले हैं। देखिए डीडी न्यूज संवाददाता विशाल बैरिस्टो की एक खास रिपोर्ट। बीकानेर देशनोक रेलवे स्टेशन आज के अहम दिन के लिए पूरे तरीके से तैयार है। बीकानेर के समृद्ध इतिहास और संस्कृति को ध्यान में रखते हुए इस स्टेशन को पुनर्विकसित किया गया है। स्टेशन में स्वतंत्र भारत के युद्ध नायकों को प्रदर्शित करने वाली एक विशेष गैलरी भी तैयार की गई है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो यहाँ पर 103 स्टेशंस की जो अमृत भारत के बने उनका शिलान्यास होगा। उसमें आपको जानकर बड़ी खुशी होगी कि जो देशनोक स्टेशन है यह भी अमृत भारत में इंक्लूडेड है। यदि हम स्टेशन की योजनाएं देखें अमृत भारत की तो लगभग 1100 करोड़ रुपए की योजनाओं का शिलान्यास किया जाएगा। स्टेशन का उद्घाटन करने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विश्व प्रसिद्ध करणी माता मंदिर में पूजा अर्चना भी करेंगे। 16वीं शताब्दी का यह मंदिर अपने चूहों के लिए प्रसिद्ध है, जिन्हें काबा कहा जाता है। किंवदंती के अनुसार सफेद चूहे को देखना शुभ माना जाता है। हमारे लिए तो ये बहुत ही गर्व और बहुत ही उत्साह और आनंद की बात है कि 650 साल हमारे मंदिर को बने हुए हैं और मंदिर की स्थापना के बाद में आज हमारे भारत के जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, पहले पीएम है जो हमारे देशनोक मां करणी के दर्शन के लिए आ रहे हैं, तो उसके लिए मैं पीएम साहब का बहुत बहुत हार्दिक आभार और अभिनंदन करना चाहूँगा कि वो माँ के दर्शन के लिए पहली बार आ रहे हैं यहाँ पे। भारत के यशस्वी माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी प्रथम बार माँ करणी जी के दरबार में आ रहे हैं और इसके लिए पूरा भारतवर्ष यहाँ खुशियाँ मना रहा है, क्योंकि तीनों सेनाओं के हौसला अफजाई के लिए भी सारे यहाँ भारत में बहुत ज़्यादा खुशी है और नरेंद्र जी मोदी प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं तो खुशी का माहौल है। मंदिर में आने वाले तीर्थयात्री प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर बहुत उत्साहित हैं। वे ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जबरदस्त जोश में हैं। देशनोक बीकानेर के अंतर्गत आता है, जो रणनीतिक रूप से पश्चिमी सीमा पर स्थित है और पाकिस्तान से लगती है। उनकी सभी के लिए एक समान सोच, अभी जैसे वो पहलगांव में हमला हुआ, उनके लिए उनकी रणनीति कब क्या हो जाए कुछ पता नहीं पड़ा उनको, बहुत अच्छा किया उन्होंने। हमको बहुत ही ज़्यादा खुशी है क्योंकि हम दिल से उनका सम्मान करते हैं। उन्होंने हमारे देश के लिए काफ़ी कुछ किया है और अभी जस्ट ऑपरेशन सिंदूर जो चल रहा था उसमें भी उन्होंने काफ़ी अच्छा योगदान दिया अपना। मुझे बहुत खुशी है और वो अपने हमारे देश के लिए इतना काम करते हैं, इससे मुझे अच्छे लगते हैं। बहुत खुशी है, एक्चुअली हम भी यहाँ पर एज अ टूरिस्ट ही आए हैं, हम भी पहली बार आए हैं। देशनोक में देख के बहुत अच्छा लगा है और जिस तरह से यहाँ पर व्यवस्थाएं चल रही है प्रधानमंत्री जी आने की खुशी में, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। मैं इस वक्त देशनोक के मशहूर करणी माता मंदिर के अंदर हूँ और जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे ठीक पीछे है माता की प्रतिमा। दूर दूर से लोग यहाँ पर अपनी मन्नतें मांगने आते हैं और ये मंदिर इसलिए भी मशहूर है क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे चूहे पाए जाते हैं जिन्हें काबा कहते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले प्रधानमंत्री होंगे जो इस मंदिर में आकर पूजा अर्चना करेंगे और सभी लोग उनके आगमन की तैयारी में लगे हुए हैं और बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं क्योंकि उनको बहुत खुशी है कि हमारे प्रधानमंत्री ने ऑपरेशन सिंदूर के ज़रिए पूरी दुनिया में भारत का नाम रोशन कर दिया और हमारी तीनों सेनाओं का मनोबल ऊंचा कर दिया। कैमरामैन विकी राजपूत के साथ मैं विशाल बैरिस्टो, करणी माता मंदिर, देशनोक, डीडी न्यूज़। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये राजस्थान दौरा बेहद ही ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण रहने वाला है। आइए आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं अब मौसम की।
नया सवेरा के आज के अंक में फिलहाल इतना ही, लेकिन जाने से पहले आपको छोड़ जाते हैं राजस्थान के नाथद्वारा में म्यूजियम ऑफ ग्रेस के साथ, और उसकी खूबसूरती की आप झलक देखिए, क्योंकि ये म्यूजियम जो है वो कला और संस्कृति के विभिन्न पहलुओं को प्रदर्शित कर रहा है। इसी के साथ मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। खबरों का सिलसिला DD न्यूज़ पर यूं ही जारी रहेगा। नमस्कार। हमारे लिए गर्व का समय है कि तिरंगा यात्रा निकाल